हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। संदीप, हेलो। सुमित्रा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे, हम लास्ट सेशन जो कर रहे थे वो इलेक्शन कमीशन करके आए थे। इलेक्शन कमीशन को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। अशोक दीक्षित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एक बार उसको रिकॉल करा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे इस टॉपिक की अच्छी रहे। पिछला टॉपिक में हम जो इलेक्शन कमीशन की बात करके आए थे, सबसे पहले आर्टिकल, जिस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। दूसरा, इसका काम चुनाव कराना, किन किन का चुनाव कराना है। पहला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, चुनाव के टाइप्स होते हैं, आम चुनाव, मध्यावधि, उपचुनाव करके, और इनके बीच में डिफरेंसेस समझा था। पहला जो चुनाव स्टार्ट हुआ था, अंत हुआ था ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब जब 2 साल को इकट्ठे लेके चलते हैं तो उसके हिसाब से ये आंसर आना है, और सिंगल ईयर के हिसाब से ये आंसर आना है। जिस तरीके से पहले राजाओं के किले हुआ करते थे और उनके चारों तरफ इस तरीके से किलेबंदी हुआ करती थी और इस पे सैनिक बैठा करते थे, तो समझ लीजिए यही भारत का सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। भारत के संविधान को संभालना या भारत के सिस्टम को संभालना 4 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है: इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, कैग जिसे बोलते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग। उसमें हम एक पिलर जो है इलेक्शन कमीशन वो पढ़ रहे हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे इनकी नियुक्ति हो सकती है, नियुक्ति हो गई तो उनकी रिक्ति कैसे होगी, 6 वर्ष की या तो उनकी सर्विस हो जानी चाहिए या 65 साल उनकी एज होने जानी चाहिए। जो पहले हो जाएगा रिटायरमेंट हो जाता था, इस्तीफा, हटाना, हटाने का प्रक्रिया सेम वैसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने की प्रक्रिया, और डेथ। 1950 से 2023 तक जब हम आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग हुए। पहला एक था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, और आज तक 3 ही चल रहा है। फिर हम जाएंगे, वेरी गुड मॉर्निंग डियर कोमल, कि लोकसभा और विधानसभा जो डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सर, लोकसभा और विधानसभा में सबसे पहले तो आपको जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी। जमानत राशि लोकसभा के लिए 25,000 पे है और विधानसभा के लिए 10,000 पे है। ये पैसे डियर जी आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपने कुल मत का, जितने वोट पड़ेंगे उसका अगर 1/6 आप ले लो तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप 1/6 ना ले पाए तो उसी को हम कहते हैं जमानत जब्त होना। तो जमानत जब्त भी हो सकती है आपकी। जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करता है कि फलाना दिन से चुनाव होने वाले हैं, तो उस दिन से एक चीज लागू हो जाती है जिसे कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता में सर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो एक पॉलिटिशियंस को, एक पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को ध्यान में रखनी होती है कि ये चीजें जो हैं उस दौरान नहीं करेगा। आचार संहिता चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा की तिथि से जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक लागू रहता है। और जैसे उसने चुनाव की घोषणा की, वो डेट बता देगा कि किस दिन तक अपना नाम जो है वो जा करके लिख लो। सिमरन गुनपाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक व्यक्ति जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने जाएगा तो एक उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऑफिसर होगा जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। उसके सामने जाकर के वो अपने शपथ पत्र या एफिडेविट वगैरह रखे और उस एफिडेविट में उसे कुछ चीजें मेंशन करनी होती हैं। हमारे लिए 2 चीजें बहुत खास हैं कि एक तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, और दूसरा उसके पास किसी तरह का कोई केस चल रहा है क्या, कोर्ट केस। और केस चल रहा तो कैसा है, वो सिविल मामला है या फिर क्रिमिनल मामला है, और उसमें उसको सजा हुई है कि नहीं हुई, और हुई है तो कितनी हुई है। ये सारी चीजें उसे मेंशन करनी पड़ती है। ज्योति रानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद वो जब इलेक्शन कमीशन के सामने अपना नाम लिखवाने आएगा तो हो सकता है कि वो किसी पार्टी की टिकट उसे मिल गई हो और उस पार्टी की टिकट पे आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी ने टिकट ना दिया हो, तो फिर वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकता है, इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र चुनाव लड़ने के कुछ नुकसान भी होते हैं जिसमें जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है और सब कुछ अपने लेवल पे ही करना होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं बहुत कम चांस है कि वो जीत सकें। तब तक वो नहीं जीतते जब तक कि उस इलाके में उसकी गहरी पेठ ना हो, बहुत ही तगड़ा काम उसने ना किया हो, और वो उस इलाके में जाना ना जा पा रहा हो। तो इसके बिना स्वतंत्र चुनाव लड़ने का कोई फायदा ना हो। जब कोई पार्टी उसे टिकट देगी तो संभावना है कि 2 तरह की पार्टी हो सकती है, एक राज्य पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी। राज्य पार्टी होने के लिए आपकी ये कंडीशंस होनी जरूरी थी, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए आपके पास ये कंडीशंस होनी जरूरी थी। भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी संख्या 9 है आज के टाइम पे। सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है, और
उससे पहले कांग्रेस से लेकर के हम आम आदमी पार्टी तक आए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर नाम दिख रहे होंगे। हर पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, और मैंने कहा था कि इस चुनाव चिन्ह को जो है आप अपने लेवल पे देख लें, क्योंकि कई बार चुनाव चिन्ह दे करके पूछता है कि किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसके बाद चुनाव करने की जो उम्र थी, पहले 21 साल हुआ करती थी, जो पहला चुनाव हुआ था 1991-92 में, और आज के टाइम पे 18 है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत इसको घटा करके 3 साल 18 कर दिया गया। जिस दिन चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो होते हैं वो बंद हो जाने चाहिए। चुनाव होंगे उस दिन ये भाई साहब जो है अपना मत देने जाएंगे। मत देने के लिए जहां जाएंगे, जो मतदान केंद्र होगा, वो मतदान केंद्र जो है उसके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए, ये रूल है। मतदान क्षेत्र जो है आप 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक जनसंख्या के हिसाब से मतदान क्षेत्र से बांट सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे छोटा हमने देखा था। उसके बाद जब आप वोट देने जाएंगे तो वोट देने के लिए आप सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, फिर आपके हाथ पे एक शाई लगेगी। सर पार्टी के बारे में, पार्टी के प्रकार से प्रकार मतलब समझा नहीं डियर अशोक, इसको थोड़ा क्लियर करो बच्चे। सर पार्टी के बारे में, पार्टी के प्रकार बता तो दिया, नेशनल और राष्ट्रीय, मतलब नेशनल और स्टेट, और उसकी कंडीशंस। पिछले क्लास देखी नहीं थी क्या आपने? मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ये टॉपिक हो थोड़ी रहा है। अब जो इंक लगती थी वो सिल्वर नाइट्रेट की थी, फिर वोट देने जाते थे ईवीएम में। ईवीएम मशीन का सबसे पहले यूज कब हुआ, बड़े लेवल पे कब यूज हुआ, लोकसभा के चुनाव में कब यूज हुआ। उसके बाद बड़ी दिक्कतें आई कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, तो उसके बाद वीवीपैट का यूज हुआ, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का। और क्यों यूज हुआ? क्योंकि कल को कोई ये कह दे कि भाई चुनाव में धांधली हुई है, तो फिर आप ये जो पेपर है, इस पेपर की आप काउंटिंग कर सकें और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल सके। और आखिरी में परिणाम का डेट आ जाएगा, ईवीएम मशीन ले आई जाएंगी, और वहां पर कोई हारेगा कोई जीतेगा, किसी की जमानत जब्त होगी। और इन सब की घोषणा कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। खत्म। ये था आपका इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में हमने बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो आगे चलेगा, टॉपिक आगे चलेगा पंचायती राज संस्थान पे। पंचायती राज व्यवस्था कह लो, चाहे कह लो आप इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, देखिए स्थानीय तो जैसे होता है ना कि आपका निवास क्या है, आप किस स्थान से हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उस स्थान की अपनी एक गवर्नमेंट हो सकती है। आप अगर किसी गांव से हैं तो उस गांव की अपनी गवर्नमेंट हो सकती है, और आप एक शहर है तो शहर की अपनी गवर्नमेंट हो सकती है डियर जी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्थानीय सब शासन। सब मतलब स्वयं, और शासन मतलब खुद के ऊपर ही शासन करना अच्छे तरीके से, ताकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि सर एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट है। जैसे सरकार कितने टाइप की होती है? 1992 से पहले सरकार 2 ही हुआ करती थी, एक होती थी केंद्र के स्तर पर, एक होती थी राज्य के स्तर पर। लेकिन 1992 के बाद आपके सामने एक तीसरे टाइप की जो सरकार है वो भी आ गई, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। अब स्थानीय सरकार के 2 टाइप्स होते हैं, या तो आप गांव में हैं तो वो ग्रामीण सरकार हो जाएगी, या फिर आप शहर में हैं तो वो शहरी सरकार हो जाएगी। तो ग्रामीण सरकार को ही आप लोग पंचायत बोलते थे, और शहरी सरकार को ही आप लोग नगर निगम की कैटेगरी में लेकर के आते थे। बोलो हाँ। हाँ सर। अब आप मुझे ये बात बताइए कि अगर स्थानीय सरकार बन गई और स्थानीय सरकार में ग्रामीण सरकार बन गई, ग्रामीण सरकार में जो इस ग्रामीण सरकार का जो हेड होता है यानी पंचायत, और पंचायत का जो हेड होता है सरपंच। अब आप खुद सोच के देखिए कि आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो हमारे बीच से ही है, हम उसे जानते हैं। हो सकता हो हम उसके साथ पढ़े हो, वो हमारे साथ पढ़ा हो सकता है वो मेरे घर के पास में रहता हो, अगला ही घर उसका हो सकता है कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? तो इसका मतलब गांव की, अब प्रधानमंत्री को तो हमने वोट दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमें नहीं मिलेंगे ना, और प्रधानमंत्री मेरे पड़ोस में भी नहीं रहते।
समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो सरपंच मेरे पड़ोस में रहता है, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? तो मैं कह सकता हूं ना कि सर स्थानीय सरकार के आ जाने से जब जनता उनके इलेक्शन में भाग लेती है तो लोकतंत्र अपने जमीनी स्तर पे पहुंच जाती है। लोकतंत्र का जमीनी स्तर, अरे सर सरकारें तो जनता चुनेंगे ना। हाँ, तो एक बात बताइए, अभी तक जब तक अंग्रेज थे तब तक तो कोई लोकतंत्र नहीं था, कोई चुनाव वगैरह होता नहीं था। जैसे अंग्रेज गए संविधान बना, संविधान बनते ही हमने डेमोक्रेसी की बात की, संविधान बनते ही हमने सरकारों की बात की। हमने दो तरह की सरकार की बात की, केंद्र के लेवल पे, राज्य के लेवल पे। स्थानीय सरकार तो सीन में था ही नहीं। दोनों सरकार कैसे बनेंगी सर? दोनों सरकार वहां की जनता बनाएगी। दोनों सरकार कौन बनाएगा? दोनों सरकार वहां की जनता बनाएंगे। केंद्र के लेवल पे भी जनता बनाएगी, राज्य के लेवल पे भी जनता ही बनाएगी। तो लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र जमीनी स्तर पे नहीं था ना। मतलब अगर आपने सीएम को चुना तो सीएम तो आपके पड़ोस में नहीं रह रहा ना। और दूसरा, आपकी जो समस्याएं हैं वो सीएम तो नहीं ले रहा। सीएम आपकी समस्याएं जन अधिकारियों के माध्यम से हो सकता है ले ले, लेकिन आप सोचिए कि रात के 12 बजे कोई समस्या हुई है तो भाई रात के 12 बजे तो सीएम आपकी समस्या से तो लेने से रहा। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री भारत के आखिरी व्यक्ति से नहीं जुड़ पा रहा। आखिरी व्यक्ति मतलब सर, गांधी जी कहते हैं कि गांव का वो व्यक्ति जिसके ऊपर सारे लोग खड़े हैं और वो सबसे आखिरी में, उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गांधी जी ने आखिरी व्यक्ति कहा था। तो उस आखिरी व्यक्ति की डेवलपमेंट को क्या प्रधानमंत्री सुनिश्चित कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस आखिरी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को तो चुना है ना? तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा चलो ठीक है, मैं उस आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचता हूं? मैं उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचूंगा मुख्यमंत्री के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया। अब मैंने वोट दे दिया मुख्यमंत्री को भी। अब मैंने मुख्यमंत्री को कहा साहब साहब आप गांव के आखिरी व्यक्ति के मुद्दे के लिए लेकर के आए गए हो, तो हमने आपको वोट दिया। तो खट्टर काका कहते हैं यार बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन सीन ये है कि हरियाणा के अंदर 2 करोड़ लोग हैं और उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो आखिरी व्यक्ति है, तो मैं कितने को सुनूंगा? तो काम करता हूं, फिर मैंने सिस्टम बना दिया, फिर मैंने गवर्नमेंट में ऑफिसर्स लिए। सर 1959 में राजस्थान में भी पढ़ते हैं, रुक जाओ अशोक दीक्षित जी, अभी रुकिए, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, फिलहाल जहां है वहां रुकिए। आपका जो टॉपिक है, पॉइंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री कहता कि देख भाई मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो काम करता हूं मैं ऑफिसर ले लेता हूं। तो हम देखेंगे कि जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो कोई ना कोई ऑफिसर होगा जहां हम अपनी शिकायत रखते हैं, फिर वो शिकायत हो सकता है फॉरवर्ड होते होते अगर कोई ना सुने तो आखिरी में सीएम तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर ये प्रक्रिया भी बड़ी लंबी है, बड़ी थकाऊ है, तो क्या करें? तो काम करते हैं, हम एक स्थानीय लेवल की सरकार की बात करते हैं ताकि हमारी समस्याओं को, छोटे मोटे समस्याओं को कम से कम निचले स्तर पे ही सोल्व किया जा सके। फिर सोचा कि प्रधानमंत्री उस आखिरी तक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, सीएम भी उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, तो एक काम करते हैं, गांव के अंदर आखिरी व्यक्ति तक पहुंच अगर गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो ठीक है, खड़ी कर दो ग्रामीण सरकार, खड़ा कर दो सरपंच को। सरपंच जो है उसको जानता भी है, समझता भी है, तो फिर सरपंच उसके लिए बेहतरी के लिए भी काम करेगा। ये भी क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो हमने इसलिए स्थानीय सरकार बनाई। अब बेटा स्थानीय सरकार में वो जो सरपंच चुना गया, उस सरपंच को चुनने में भी तो मेरा रोल है। मैंने प्रधानमंत्री को चुना, मैंने सीएम को चुना, मैं अब सरपंच को चुन रहा हूं। तो यानी लोकतंत्र पहले यहां थी, जैसे ही सीएम की बात आई लोकतंत्र यहां आ गया, और जैसे ही आपने सरपंच की बात की लोकतंत्र यहां आ गया। इसका मतलब लोकतंत्र बहुत हद तक जमीनी स्तर से जुड़ गया। जमीनी स्तर का मतलब ही यही होता है कि जिस लोकतंत्र पे सबकी पहुंच हो। तो देखिए हम सबकी पहुंच 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 गई, जो 18 साल से प्लस का बंदा है और जो वोट डालता है। आप समझिएगा, इस गांव के अंदर है ना एक गांव ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा किसे कहते हैं डियर जी? सर ग्राम सभा वो सभा होती है जिसमें 18 प्लस से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो गांव के मतदान सूची में शामिल।
इस शब्द पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 18 प्लस से ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो गांव के मतदान सूची में शामिल हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग ग्राम सभा का हिस्सा मानते हैं। यानी वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का तो हो जाए, लेकिन गांव की जो सूची आती है ना, मतदान सूची, उसमें उसका नाम ही नहीं है। इसका मतलब है कि उसने अपना वोटर कार्ड बनवाया ही नहीं। और अगर जिसने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया, चाहे उसकी उम्र 50 साल ही क्यों ना हो जाए, वो ग्राम सभा का व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप गांव में हैं तो हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई समझदार लोग हैं तो समझदारी से बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब भी सरपंच कोई मीटिंग कर रहा हो, अब सरपंच को पूरे गांव के लोगों को बुलाना, तो कैसे बुलाता है? तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गांव में कोने कोने के अंदर जो है आवाज लगाता हुआ चलता है। बोलो हाँ या ना, कि भैया कल या परसों या फलाना दिन है ना, सरपंच बुलाना चाहता है, सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के आएंगे। तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो व्यक्ति ये कहता हो, हाँ भाई ग्राम सभा वालों, देखिए वो ये नहीं कहता कि गांव वालों, वो कहता है कि ग्राम सभा वालों, क्योंकि गांव में तो सर वो छोटे बच्चे भी आते हैं, तो क्या आप उनको भी बुला रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ उन व्यक्ति को बुला रहे हैं जो मतदान सूची में आ गए, यानी जो ग्राम सभा की सूची में आ गए। तो ग्राम सभा किसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक इसकी एक बकायदा अपनी एक डेफिनेशन है, और ये पूछी भी गई है बहुत पहले। बढ़िए आगे। तो स्थानीय स्तर पर सरपंच को चुनने का काम किसका है? इसे ग्राम सभा का। तो सोचिए कि इससे नीचे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। गांव के नीचे कोई सिस्टम बन सकता है? नहीं सर। तो बेटा इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पे पहुंच गई जब स्थानीय सरकार बनी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब आगे बढ़िए बेटा, जब केंद्र सरकार बनी तो केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां होंगी। हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो 100 विषयों में है, यानी ऐसे विषय जिसपे राज्य और स्थानीय सरकार कानून नहीं बना सकते। सॉरी। अब जैसे राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं, तो उसके लिए हमने 61 विषय दे दिए। लेकिन बेटा जब आप स्थानीय सरकार बनाओगे तो वो सरकार किस काम की जिसके पास अपने सब्जेक्ट ही ना हो? तो फिर हमने ग्रामीण सरकार को कितने विषय दे दिए? 29। और शहरी सरकार को कितने विषय दे दिए? 18। समझ में आ गई कहानी? शहरी सरकार को, ग्रामीण सरकार को हमने कुल कितने विषय दे दिए? 29 और 18। तो देखिए होगी नहीं होगी सरकार अपनी। तो एक बात बताइए, पहले शक्तियां यहां थी, फिर शक्ति निकल करके यहां पहुंची, और फिर शक्तियां बट करके यहां पहुंची, यहां से फिर इन दोनों में पहुंची। तो एक बात बताइए, शक्तियों का पूर्ण रूप से बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी कि नहीं होगी? एब्सोल्युटली। पूर्ण रूप से शक्तियों का बंटवारा हुआ या नहीं? बिल्कुल सर। आप देखिए शक्तियां जो सारी यहां थी, धीरे धीरे हट करके कुछ शक्तियां यहां तक पहुंच गई, तो शक्तियों का पूर्ण रूप से बंटवारा हो गया, शक्तियों का पूर्ण रूप से विखंडन हो गया। यस और नो? यस सर। और इसी विखंडन को ही आप एक नाम देते हैं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब सारी चीजें एक व्यक्ति के पास है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि वही चीजें जो है क्या हो गई? अलग अलग होंगे, अलग अलग लोगों के पास पहुंच गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर सर शक्तियों का पूर्ण रूप से विकेंद्रण हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए बढ़िया आगे। आपको जाना है अब स्थानीय शासन के विकास पे, यानी कि ये सर 1992 में हमने ये सरकार तो बना दी, लेकिन 1992 से पहले इसका स्टेटस क्या था? याद करो हम क्या पढ़ करके आए थे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था? एक अनुच्छेद 40 पढ़ा था, और उस अनुच्छेद 40 में पंचायत की बात की गई थी। अब पंचायत हो या ना हो, ये किस पे डिपेंड करती थी? उस राज्य पे। डीपीएसपी का तो यही मतलब था ना कि उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में एक्शन लेने का काम राज्य का होता था। राज्य लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो ठीक है। अब जैसे बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया तो कर सकती है, और हरियाणा ने नहीं बंद किया तो भी कर सकते हैं। अगर हरियाणा कल को शराब बंद करना चाहे तो कर सकती है सर। क्या इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ सकता? नो। यही तो था आपका भाग 4। तो राज्य के पास पूरी शक्ति होती है कि इस पंचायत को लेकर के आए या ना आए। तो सर 1950 से लेकर के 1992 तक पंचायत जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल करके फिर हमने उसे क्या किया? संवैधानिक किया। बोलो हाँ या ना? हाँ।
तो ये देखिए, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। तो पहली यूनिट होगी स्थानीय, दूसरी यूनिट होगी राज्य की, और तीसरी यूनिट होगी भारत की या केंद्र की। आगे बढ़िएगा। स्थानीय स्वशासन के जब विकास में हम जाते हैं ना सर, डेवलपमेंट में, तो इसमें मुझे एक व्यक्ति का रोल सबसे बड़ा देखना पड़ेगा, जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1882 में भारत के वायसराय हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको स्थानीय लेवल पे एक सरकार बनानी चाहिए। तो इन्होंने हिमायत की थी, इसी वजह से ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब एग्जामिनर ये समझ लीजिए, जब पंचायती राज से सवाल उठाता है तो 70% चांस है कि वो यही उठाता है कि भाई बताइए पंचायती राज में के जो पिता हैं वो कौन माने जाते हैं। प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सर 1952 से स्टार्ट करते हैं। 1950 में संविधान के अंदर भाग 4 में अनुच्छेद 40 दे करके पंचायत की संस्था के बनाने की बात हुई। 1952 में सर क्या हुआ, देखो भारत आजाद हो चुका था, तो एक प्रोग्राम लाया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। समुदाय कहाँ रहते हैं बेटा? सर समुदाय तो गांव में भी रहते हैं, समुदाय शहर में भी रहते हैं। अब शहर वाले जो समुदाय हैं वो पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अवेयर होंगे। ज्यादा अवेयर होंगे तो उसका मतलब है कि सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी जो बेनिफिट्स है, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन लोगों को। बोलो हाँ या ना? और कम फायदा किसको मिलेगा? ग्रामीण को, क्योंकि अवेयर ही नहीं है। तो इसलिए तो आप 1960-70 की फिल्में देख लो, तो हमारी फिल्में कैसे बनती थी कि गांव है, गांव में एक ठाकुर है, वो ठाकुर फिर अपने हिसाब से डील कर रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा कैसे हो पा रहा है सर? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम गांव में अच्छा नहीं चलता था, जबकि पंचायत लाने की बात या उसको अच्छे तरीके से बनाने की बात राज्य के ऊपर डिपेंड करता। कई राज्यों में तो पंचायत आया ही नहीं। आप समझिएगा इस बात को कि राज्य के पास जब आप सारी शक्ति दे दोगे तो ये होगा। तो इससे क्या होगा कि गांव के अंदर जो विकास दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो फिर गांव के अंदर विकास कैसे लेकर के आए? तो इसके लिए 1957 में हमने एक समिति बनाई जिसको हम कहते हैं बलवंत राव मेहता समिति। बलवंत राव मेहता समिति ने ही सबसे पहले कहा कि भाई एक काम करो, आप 3 स्तर की एक व्यवस्था तैयार करो। मतलब सबसे पहले तो आप एक पंचायत लेवल ले आओ, पंचायत के ऊपर एक ब्लॉक बनाओ, और ब्लॉक के ऊपर जिला पंचायत रखो। ये 3 सिस्टम आप खड़े कर दो, इसको ही बोला गया 3 टायर सिस्टम या 3 स्तरीय व्यवस्था। अब एक बात बताओ, हमने जब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें 3 तरह के सिद्धांत थे, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। तो एक बात बताओ, जब आप पंचायत की बात करोगे तो बेसिकली आप किस विचारधारा की बात कर रहे हो? पंचायत, गांव, गांव से रिलेटेड चीजें सर जो भी हैं वो सब गांधीवादी विचारधारा थी। तो बेटा एक बात बताओ, गांधी की अगर बात आ गई तो गांधी का हैप्पी बर्थडे किस दिन आता है? 2 अक्टूबर के दिन। तो उसका मतलब है कि 3 स्तरीय व्यवस्था को लाने की बात बोली गई, और 2 अक्टूबर यानी गांधी की हैप्पी बर्थडे वाले दिन ही राजस्थान के नागौर में इस 3 स्तरीय व्यवस्था को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अंडरस्टूड? तो अशोक दीक्षित जी, आपका ये आई थिंक यही एक डाउट था, आ गया आपका डाउट। और सर राजस्थान के बाद जिस राज्य ने फॉलो किया वो आंध्र प्रदेश था। सेकंड स्टेट जिसने 3 स्तरीय व्यवस्था को फॉलो किया वो आंध्र प्रदेश था। कहानी क्लियर हो गई? हो गई सर, बढ़ो आगे। और जिस तरह से सर वो सनी देओल की एक फिल्म है ना जिसमें एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड तारीख मिली इंसाफ नहीं। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन माय लॉर्ड इंसाफ नहीं मिल रहा। तो सर इंसाफ कैसे चाहिए होगा? ये देखो, जिस तरह से तारीख पे तारीख आ रही है उसी तरीके से बेटा पंचायतों से जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं भी आ रही हैं। यहाँ पर एक संस्था आप देख रहे हैं, अशोक मेहता समिति। साल 1977 में ये समिति लाई गई थी। 1979 में समिति ने सिफारिश रखी, अपनी रिपोर्ट रखी। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि 1977 में इस देश में एक सरकार बनी थी जिसे हम कहते हैं गैर कांग्रेसी सरकार। बोलो हाँ या ना? क्योंकि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की इतनी ज्यादा चल नहीं रही थी, और इंदिरा गांधी को हटा करके एक नई सरकार लेकर के आनी थी। उसके लिए चुनाव हुआ, और चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नहीं चुना, मतलब इंदिरा गांधी को नहीं चुना। और गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी उसमें मोरारजी देसाई जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कई बार ये सवाल भी आता है कि बताइए भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिसको हम लोग मोरारजी देसाई के नाम से कहते हैं। ये भी डियर जी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले मोरारजी देसाई कांग्रेस में ही थे,
इनकी ज्यादा चलती नहीं थी, इंदिरा गांधी ने इनकी आवाज ज्यादा हद तक बंद कर दी थी, इसलिए इनको अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। ठीक है। अब इस पार्टी ने ही अशोक मेहता समिति बनाई थी, बोला कि भाई आप बताइए क्या कर सकते हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा सिफारिशें दी थी। अशोक मेहता समिति ने 100 से ज्यादा सिफारिशें दी थी, और इनमें एक सिफारिश थी कि जो बलवंत राय मेहता कह रहे हैं कि 3 टायर होना चाहिए, इन्होंने 3 टायर को घटा करके 2 टायर कहने की बात की, और इन्होंने कहा कि जो बीच में जो ब्लॉक है इसको खत्म कर दो, सिर्फ पंचायत और जिला पंचायत रखो, सिर्फ 2 टायर सिस्टम लेकर के आओ। इस तरह की कई और सिफारिशें थी, पर दिक्कत यह हुई कि इस समिति को बनाया किसने? मोरारजी देसाई ने। और 1979 में इनकी सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, मतलब पहली गैर कांग्रेसी सरकार 2 साल चली, सरकार खत्म हो गई। अब सरकार खत्म होते ही अगली किसकी सरकार बनी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी फिर आ गई, और जैसे ही इंदिरा गांधी फिर आ गई तो आप देखेंगे कि 1979 में रिपोर्ट दी, 1979 में सरकार गिर गई, और अगली सरकार जो है मोरारजी देसाई के द्वारा बनाए गए किसी समिति की सिफारिश को लागू नहीं करेगी। यही वजह है कि अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं वो कभी लागू नहीं हुई। इक्का दुक्का राज्य ने कुछ स्टेप उठाए, लेकिन ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे उसके बाद पंचायतों से जुड़ी हुई समिति थी, हनुमंतराव मेहता समिति 1982, ज्यादा ये भी कुछ नहीं कर पाई, इसकी भी अपनी एक सिफारिश थी। फिर आई एक जीवी के राव मेहता समिति, सॉरी जीवी के राव समिति 84-85 में, इनकी भी अपनी कुछ सिफारिशें थी। फिर आए LM सिंघवी समिति 1985-86 में। अब थोड़ा सा समझना है आप लोगों को डियर जी, LM सिंघवी समिति पहली ऐसी समिति है, देखो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंता राव, जीवी के राव, LM सिंघवी, और उसके बाद एक और है जिसे थुंगन समिति कहते हैं, इसमें नहीं लिखा है। इसके बाद एक और समिति आती है जिसे हम थुंगन समिति कहते हैं। ये सारी समिति पंचायतों से जुड़ी हुई है। तो LM सिंघवी वो समिति है जिसने सबसे पहले ये बात कही कि अगर आप पंचायतों को, स्थानीय सरकारों को दुरुस्त करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनसे परिणाम चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पूर्ण रूप से संवैधानिक करना पड़ेगा। समझ में आया? उनको पूर्ण रूप से संवैधानिक करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से संवैधानिक करने का क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि आपको एक अलग से सरकार बनानी पड़ेगी, जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उस तरीके से स्थानीय सरकार बनाओ, क्योंकि अभी तक सिर्फ भाग 4 अनुच्छेद 40 में ही पंचायतों की बात कही गई है। तो आपको अब पूर्ण रूप से संवैधानिक कर देना चाहिए इस संस्था को, अलग से कानून बनाइए इसके लिए। तो बताइए इनमें से किस समिति ने पूर्ण रूप से संवैधानिक करने की बात कही पंचायतों को? आंसर क्या मिलेगा? आंसर स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, और वो क्या है? LM सिंघवी समिति। अब देखो, अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई पूर्ण रूप से संवैधानिक करो, वैसे ही सरकारें जो हैं एक्टिव हो जाएंगी। राजीव गांधी की सरकार एक्टिव हुई कि बोला कि हम इसे संवैधानिक करेंगे, लेकिन राजीव गांधी दूसरे करप्शन के चार्ज में फंसे हुए थे, उनकी सरकार खत्म हो गई। नए प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, बोला मैं भी करूंगा, उन्होंने OBC को रिजर्वेशन दे दी 27%, और उस वजह से उनकी सरकार खत्म हो गई। फिर आए सीन में PV नरसिम्हा राव, फिर सीन में आए एक ऐसे प्रधानमंत्री, हालांकि उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने, बट जैसे कि चंद्रशेखर राव है, वो भी नहीं कर पाए कुछ। फिर सीन में आए हैं PV नरसिम्हा राव, और PV नरसिम्हा राव ने कहा कि जो और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो अपन करेगा। और इन्होंने क्या कहा? मैं करता हूं संवैधानिक। तो इन्होंने संविधान के अंदर 2 संशोधन मारे, एक संशोधन मारा 73वां, और एक संशोधन किया इन्होंने 74वां। साल क्या है? सेम 1992। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत एक अलग से पार्ट जोड़ा गया, भाग 9। इस भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ जोड़ा गया। देखिए 243 आर्टिकल ऑलरेडी था, 243 के बाद 243 A B C D करते करते ओ तक पहुंचे, और फिर हमने एक अनुसूची जोड़ी संविधान के अंदर, जिसको नाम दिया गया 11वीं अनुसूची। इसका मतलब 2 अनुसूची, संविधान जब बना था तो 8 अनुसूची थी, 9वीं 10वीं, एक आई थी 1951 में, एक आई थी 1985 में, 9वीं और 10वीं, और 11वीं और 12वीं कब आई? 1992 में। तो 11वीं अनुसूची जो है वो ग्रामीण सरकार के बारे में बात करती है, जिसका बॉडी जो होगी वो पंचायत होगी।
अब आ जाइए 74वें संविधान संशोधन पे। अब चलेंगे हम शहर में। शहर के लिए हम लोगों ने 9A बनाया। अनुच्छेद 243 ओ तक तो था गांव। ओ के बाद आप शुरू कीजिए पी, तो ओ के बाद पी, पी क्यू से करते करते आप जाएंगे जेड तक, जेड के बाद फिर ABCD करते हुए जाएंगे जेड जी तक। तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक हमने शहरी सरकार के बारे में बात की, शहरी निकाय के बारे में बात की। और उसके लिए हमने संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी, और 12वीं अनुसूची जोड़ करके शहरी सरकार बनाई। और शहरी सरकार के 3 घटक बनाए, या 3 उसके पार्ट बनाए। एक बनाया हमने नगर निगम, एक बनाया नगर पालिका, और एक बनाई नगर परिषद। नगर परिषद जो है सबसे निचला हिस्सा होता है, उसके ऊपर नगर पालिका और उसके ऊपर नगर निगम। मतलब सर, मतलब बेटा, ये सारी की चीजें जनसंख्या पे आधारित है। अगर मैं नगर परिषद की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि सर 30,000 तक अगर वहां जनसंख्या है तो वहां पर नगर परिषद होगी। और अगर 30,000 से 3 लाख के बीच अगर वहां जनसंख्या है तो वहां पर नगर पालिका होगी। और 3 लाख से ज्यादा अगर वहां जनसंख्या है तो वहां नगर निगम होगा। तो जहां नगर निगम है, समझ जाइए वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस डिस्ट्रिक्ट की, उस शहर के। समझ में आगे कहानी? आगे सर, तो गांव के अंदर पंचायत होता है, उसी तरह से शहर के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती है। इनमें मेंबर्स होते हैं, जो बड़ी बॉडी होती है वो नगर निगम होती है। इस नगर निगम का एक हेड होता है, देखिए आप समझिएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो जनता के द्वारा चुना गया बंदा है। यहाँ पर जो जनता के द्वारा चुना गया है, इस पंचायत के अंदर सरपंच चुना जाता है। इसी तरह से जो जनता के द्वारा नगर निगम में चुनाया जाता है वो होता है मेयर। अब गांव के अंदर अगर किसी को सरपंच बनना है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 साल। और अगर किसी को मेयर बनना है तब भी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। तो कहने का मतलब है कि स्थानीय संस्था के लिए तो कहने का मतलब है कि स्थानीय संस्था के लिए जो है, मेंबर बनने के लिए या उसका हेड बनने के लिए मिनिमम जो एज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 21 साल। आप देखिए, अभी तक हम लोग या तो 25 पढ़ते आ रहे थे, या 30 या 35। अब पहली बार स्थानीय सरकार में मिनिमम एज हमें 21 साल देखने को मिली है। तो 21 साल में आप सरपंच भी बन सकते हैं और 21 साल में आप मेयर भी बन सकते हैं। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर होगी सर। बढ़िया। आगे सर, जो नगर निगम होता है ना, नगर निगम में जैसे मैंने अभी बताया कि बेटा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। मतलब एक तो वो होता है जो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, और एक वो होता है जो सरकार के द्वारा चुना होता है। तो जो सरकार के द्वारा चुना गया है वो इलेक्शन तो होगा नहीं, सरकार के द्वारा जो चुना जाएगा उसको हम कहते हैं नियुक्ति। तो सरकार एक व्यक्ति को नियुक्ति देती है जिसे हम कहते हैं IAS ऑफिसर। तो बाकायदा नगर निगम का जो सरकार का नुमाइंदा होता है वो तो होता है IAS ऑफिसर, और जो जनता का नुमाइंदा होता है वो होता है मेयर। तो बाकायदा सरकार का नुमाइंदा और जनता का नुमाइंदा दोनों मिल करके जो है शहर को बहुत बेहतर करने की स्थिति में जाते हैं, शहर को बहुत बेहतर करने की स्थिति में काम करते हैं। कहानी के लिए जब नगर निगम की बात करेंगे तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो मद्रास नगर निगम बनाया था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम। और कब बना था? ईयर देखोगे तो आप भी बड़े हैरान हो जाओगे कि 1676-77 में। मतलब ये वो दौर है जब अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में स्थापित नहीं हुए, लेकिन मद्रास में जब उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर दी है, मद्रास में वो बसने लग गए, तो शहरी रूप से उन्होंने सिस्टम तैयार करने के लिए वहां पर एक नगर निगम की शुरुआत की थी। और फिर 1727-28 तक आते आते आप देखेंगे बम्बई और कलकत्ता के अंदर भी नगर निगम बनाए जा चुके हैं। तो पहले 3 नगर निगम ये है, और इस वजह से मद्रास क्योंकि सबसे पहले है इसलिए सबसे पुराना नगर निगम भी है। और देखिए मद्रास की बात आते एक बात और आएगी, आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट है जिसका नाम है मद्रास रेजिमेंट, वो आज भी है। और ये रेजिमेंट भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, ये भी थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा लेना है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब बढ़िए आगे। सर अगर मेंबर है ना सरकार नगर निगम में या फिर पंचायत में, जो मेंबर हैं, हमने मेंबर की आरक्षण भी देनी है, क्योंकि बिना आरक्षण तो काम चलना नहीं है इस देश का। आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, अगर वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज है तो समझ जाइए वहां आरक्षण आएगा ही आएगा। आरक्षण किस किस का? सर आरक्षण हम 3 लोगों का दिया है। पहला जो SC के लोग होंगे, दूसरा जो ST के लोग होंगे, और तीसरे जो महिलाएं होंगे। इन 3 को हमने आरक्षण दिया है।
एससी और एसटी को हमने स्थानीय संस्थाओं में कितना आरक्षण दिया? सर ये डिपेंड करता है कि वो उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या लेके बैठे हुए हैं। जैसे मान के चलो कि कुल जनसंख्या 100 है, 100 जनसंख्या में 10 लोग ऐसे हैं जो एससी हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो एसटी है। तो इसका मतलब है कि पूरी स्थानीय संस्था के अंदर एससी का जो रिजर्वेशन है पूरे पॉपुलेशन में वो जितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 10% है। तो उसका मतलब 10% रिजर्वेशन एससी को मिलेगी और 7% रिजर्वेशन एसटी को मिलेगी। समझ में आया? ये तो होगी उस जनसंख्या में इनकी परसेंटेज। लेकिन सर एक चीज तो तय है कि जो महिलाएं होंगी उनको आरक्षण जो है वो 33% है, ये तो फिक्स है। महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% है, ये फिक्स है, यानी 1/3 है। ये तो होगी बेटा संवैधानिक बात, यानी संविधान ने इतना तो कम से कम तय कर दिया है कि भाई ये तो देखो होगी ही होगी। अब किसी राज्य को लगता है कि उसे महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंचायत तो राज्यों के अंडर में भी आती है, याद करो। यानी जो हमने रूल्स बना दिए हैं इससे कम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, जो कि वहां की महिलाओं की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे हरियाणा में महिलाएं लगभग हर महिला काम करती है, खेतों का भी और हो सकता है ऑफिस का भी। मतलब अगर वो खेत का काम नहीं कर रही तो ऑफिस का काम कर रही है, और ऑफिस का काम नहीं कर रही तो बहुत हद तक चांस है कि वो गांव में है तो खेत का काम तो कर ही रही है। तो आप देखेंगे कि जितनी पार्टिसिपेशन हरियाणा में महिलाओं की है, जबकि बिहार की पॉपुलेशन आपको लगभग 10 करोड़ के आसपास है और हरियाणा की पॉपुलेशन वही लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास है। अब इस 2-2.5 करोड़ में लगभग 50% महिलाएं निकाल लो, लगभग आप कहो कि 1 करोड़ महिलाएं हैं। आप देखिएगा 1 करोड़ महिलाओं में कुछ को छोड़ दो तो मैक्सिमम महिलाएं किसी न किसी काम में जुड़ी हुई है। लेकिन बिहार में हो सकता है कि ये 1 करोड़ महिलाएं भी किसी काम से ना जुड़ी हुई, मतलब डोमेस्टिक काम भी शायद ये महिलाएं ना करें। तो इसलिए दिक्कत थी, महिलाओं की स्थिति बिहार में इतनी अच्छी थी नहीं। उस स्थिति को बेहतर करने के लिए हमने स्थानीय लेवल पर अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 33 से बढ़ा करके 50 कर दिया। मतलब अगर 10 आदमी आ रहे हैं तो 10 महिलाएं भी आएंगी और ये आरक्षित होगा, ताकि वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ सके। तो पहला राज्य जिसने महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन 50% किया, दैट वाज द बिहार। उसको फॉलो किया राजस्थान ने भी, ठीक है। और बाकी अगर हम चलेंगे तो शैक्षणिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ना तो यहां देखने को मिलेगी डियर जी, ना वहां देखने को मिलेगी। अब आप समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए भी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है। बोलो हाँ या ना? अब आपने समझना है कि जब राष्ट्रपति के लिए नहीं है तो इनके लिए भी नहीं होगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बनाया, एक अलग से कानून बनाया। ये हरियाणा जीके के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, बाकी हरियाणा जीके वाले सर आपको एक्स्ट्रा वो बता ही देंगे। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, पंचायती राज में संशोधन किया और उसमें बोला कि जिसको भी ग्रामीण सरकार में आना है तो उसको कम से कम 8वीं पढ़ा होना चाहिए, और अगर आप शहरी सरकार में जाना चाहते हैं तो कम से कम 10 पढ़ा होना चाहिए। और दोनों के घर में कम से कम बाथरूम, जिसे टॉयलेट भी कह सकते हैं हम, वो टॉयलेट तो होना ही चाहिए। अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे। तो ये कंडीशंस बिहार ने बनाई, सॉरी हरियाणा ने बनाई। ऐसी ही कंडीशन कब बनी? राजस्थान में भी। कब बनी? जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, दोनों ने एक्ट बना करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया। लेकिन सर कुछ दिनों के अंदर राजस्थान में गवर्नमेंट बदल गई और वहां कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस ने इस पूरे पिछली गवर्नमेंट का जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सिस्टम था उन्होंने वो रद्द कर दिया। बोला कि ना हमारे यहाँ पर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सिस्टम नहीं चलेगा, ये वही सिस्टम चलेगा जो ऑलरेडी फॉलो होता हुआ आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब सॉरी हरियाणा सरकार ने इसे अभी भी मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि हरियाणा में गवर्नमेंट सेम है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई है, इसलिए उसने पिछली गवर्नमेंट का डिसीजन बदल दिया। तो इसका मतलब है कि पंचायती राज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंपलसरी नहीं है। हाँ,
अगर कोई राज्य लाना चाहे तो वो ला सकता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो सर एक बात बताओ, अगर यहाँ नगर निगम है और नगर निगम में एक जनता का नुमाइंदा होता है और एक सरकार का नुमाइंदा होता है, जैसे आईएएस है, तो सर एक बार ये भी बता दो ना, ये ग्रामीण सरकार में जनता का नुमाइंदा तो आ गया, लेकिन सर गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है यहाँ पे, ये भी तो बता दो ना। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन होगा, जैसे वहां तो आईएएस, यहाँ कौन होगा? तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, BDO। तो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ये पंचायतों से रिलेटेड काम देखता है। सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करना यार, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी क्या बहुत दिन से ठीक नहीं है। चलिए सर 11वीं और 12वीं अनुसूची पढ़ी है हमने। अब अगर अनुसूची पढ़ ली तो भारत में ये जो अनुसूचियां हैं सर, इसको याद करने का कोई तरीका भी बता दीजिए। इस तरीकों को याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आपको ये याद रखना है। अगर आपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रख लिया, यानी पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, तो आपके जो अनुसूचियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कैसे? देखो, TEARSOFOLDPM टोटल 12 वर्ड है, इसका मतलब टोटल 12 अनुसूचियां हैं। टी का मतलब होता है अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक चलना है। टी का मतलब होता है टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है यहाँ पर संघ व इसके राज्य क्षेत्र। समझ में आ गया? तो बताइए अनुसूची 1 क्या इसके बारे में बात कर रही है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर है ई का मतलब होता है अमूलमेंट्स, हिंदी में समझिए वेतन व भत्ते। तो किसकी सैलरी कितनी है, इसके लिए आपको किस अनुसूची को देखना पड़ेगा? अनुसूची 2 को। तीसरे पे चलिए, ए का मतलब सर अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, इसके लिए आपको अनुसूची 3 में जाना पड़ेगा। फिर है एस, करण सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। फिर है एस का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, फिर आर, चौथा, आर का मतलब यानी राज्यसभा की सीट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। तो हरियाणा में 5 सीट है, ये कहाँ लिखा गया? ये अनुसूची 4 में लिखा गया। एक बात समझिएगा, मैक्सिमम चांस होता है कि एग्जामिनर अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 4 तक ही सवाल कर ले, मैक्सिमम। लेकिन पूछने को वो आगे भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको कहाँ जाना है? शेड्यूल 5 पे और शेड्यूल 6 पे। एक एस है और एक ओ है। तो एस का मतलब होता है शेड्यूल एरिया और ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, अन्य अनुसूचित क्षेत्र। तो सर जो शेड्यूल 5 है इसमें अनुसूचित क्षेत्र जो बताए गए हैं वो 10 बताए गए, और जो अन्य अनुसूचित जाति क्षेत्र होंगे वो बताए गए हैं शेड्यूल 6 के अंदर 4। सर ये 4 कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, आप उत्तर से दक्षिण में आओगे, ये जो 4 राज्य आते हैं ना, जो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण आते वक्त, उन्हीं 4 राज्यों का नाम लेना। तो शेड्यूल 6 के अंदर ये 4 तरह के क्षेत्र आते हैं। फिर 7 में पहुंचो, टीयर्स ऑफ यानी एफ का मतलब यहाँ पर क्या है? फेडरेशन, फेडरेशन मतलब संघात्मकता, संघात्मकता मतलब जहां शक्तियों का बंटवारा हो, किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। तो केंद्र के पास कितनी विषय हैं? 100। राज्य के पास कितने विषय हैं? 61। और केंद्र और राज्य दोनों पे कानून बना सकते? बना सकते। तो उसके लिए हमने क्या बनाया है? उसके लिए हमने सर कंकरेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची बनाई थी। तो देखिए अनुसूची 7 में जाएंगे तो वो जो 3 सूचियां पढ़ते हैं ना, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां इस 7 में ही आती हैं। तीनों ही विषयों की सूचियां जो हैं अनुसूची 7 का हिस्सा है। और 8 में आएंगे तो भारत में जो आधिकारिक भाषा है ना डियर जी, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बारे में बात हो रही है। सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज आप समझिए, 1950 में भारत के अंदर अनुसूची 8 में जो आधिकारिक भाषा थी वो 14 थी। फिर हमने क्या किया? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी, सिंधी, तो 15 हो गई। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हमने 3 भाषा जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो 15 के बाद 3 जोड़ते बन गए 18। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हमने 4 भाषा जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, अब होगी 22। समझिएगा, सबसे ज्यादा सवाल आपसे जो पूछे जाते हैं इन 4 से पूछे जाते हैं,
लेकिन 15, 16, 17, 18 पूछने के लिए ये भी पूछ सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ये है, तो उसको याद रखने का तरीका जो बचपन में हम लोग बोर्ड मास फॉर्मूला देखते थे ना मैथ में, वो याद रख लेना, काम चल गया। बीओ बो, बो मतलब बोडो, डी डी मतलब डोगरी, एम ए मतलब मैथिली, और एस मतलब संथाली। दो वर्ड एक वर्ड, दो वर्ड एक वर्ड, काम चल गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मोस से मुझे ये 4 नाम याद आ गए। सर ये अमेंडमेंट कैसे याद रखें? बड़ा आसान है, एक काम करो, 21 में बेटा 71 जोड़ दो, 21 71 कितने हुए? 1 1 2 सर, 7 2 9, काम खत्म। 21 71 और 92 याद आ गया। 21 में कितना जोड़े के 92 हो जाए? 71, बीच वाला आ जाएगा, बस 21 याद रख लेना। 21 में कितना जोड़े कि वो 92 हो जाए? 71 जोड़ दो, 21 और 71 जोड़ दिया तो कितना आया? 92 आ गया। तो इस तरीके से आप ये संशोधन भी याद रख सकते हो कि किस संविधान संशोधन में क्या हुआ था। कहानी के लिए यहां तक जी। सर जैसे ही आप आधिकारिक भाषा के बारे में बात करते हैं ना, वैसे ही सर एक और भाषा की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज को छोड़ करके एक दूसरी भाषा के बारे में भी बात हो रही है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। लेकिन ध्यान रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज तो संविधान की अनुसूची में है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज संविधान की किसी अनुसूची में नहीं है, इसको अलग से आइडेंटिफाई किया गया। सर किस भाषा को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे? कौन सी भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज कहलाएगी? समझिएगा, ऐसी भाषा जिसका इतिहास कम से कम 1500 सालों का हो, यानी वो 1500 साल से एग्जिस्टेंस में हो, 1500 साल से वो चली आ रही है, तो जिसका इस इतिहास 1500 साल का कम से कम होना चाहिए। दूसरा, उसकी अपनी व्याकरण होनी चाहिए। तीसरा, वो भाषा किसी अन्य भाषा से ना निकली हो, उसकी अपनी व्याकरण होनी चाहिए। अब जैसे कि हिंदी तो निकली है संस्कृत से, तो इसका मतलब है कि हिंदी कभी भी क्या नहीं हो सकती? क्लासिकल लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो भारत में जो 22 लैंग्वेज है ना आधिकारिक भाषा, इस 22 में से 6 भाषा ऐसी है जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब सर कौन कौन सी? बेटा संस्कृत को तो आप भूल नहीं सकते, संस्कृत तो होनी ही होनी है ना, क्योंकि संस्कृत तो सारी लैंग्वेज की मदर है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। तो संस्कृत के बाद कौन सा है? याद रखना बड़ा आसान है। इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बना करके सबसे पहले यहाँ एक राज्य रखो, उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे कौन सा राज्य आएगा? आंध्रा। आंध्रा के नीचे कौन सा आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ कौन सा राज्य? केरला। केरल के ऊपर कौन सा राज्य है? कर्नाटका। काम खत्म। तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, आंध्रा में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और कर्नाटका में कन्नड़। 5 हो गया, 1 हो गया, टोटल कितनी भाषाएं क्लासिकल हैं? 6। ये देख लेना है कि एग्जामिनर अगर ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो बहुत आसानी से आप आंसर कर दोगे। बकायदा ज्योग्राफी याद रख लेना, और किस स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आता है। उड़ीसा के बाद ऐसे चलना है, उड़ीसा से नीचे आना है और फिर ऐसे, मतलब नदी में जंप मारो, पानी में जाओ, फिर बाहर। तो ये जो 5 राज्य आएंगे, उन 5 राज्यों में जो भाषा बोली जाती है प्लस संस्कृत कर दो, बन जाएगी क्लासिकल लैंग्वेज। बढ़ो आगे। सर 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, जो कि लैंड रिफॉर्म्स थे, यानी जमीनी सुधार। फिर जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो बात करती है दल बदल कानून के बारे में, यानी अगर कोई दल बदलता है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उसको लेकर के ये कानून था। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमने देख लिया, इसके साथ 11वां, इसके साथ 12वां, 11वें में पंचायत, 12वें में म्युनिसिपैलिटीज, कहानी खत्म। तो हमने पंचायतों के साथ डियर जी अनुसूची जो है वो भी पढ़ ली, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बस कहानी हो गई हमारी खत्म। कल हम लोग मिलेंगे अपने लास्ट लेक्चर में डियर जी। पॉलिटी हमारी कल एकदम ऑफिशियली खत्म हो जाएगी, इसके बाद हमारी पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। कल हम आखिरी बार मिल रहे हैं अपनी पॉलिटी के सेशंस में। तो सर टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा मिससेलेनस। मिससेलेनस मतलब यानी ऐसे टॉपिक जो अभी तक आए नहीं हैं और उनको सबको कंबाइन करके हम खत्म कर। अच्छा सर, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा? क्या मतलब हमें क्लास में आना है या नहीं आना है? देखो यार, मर्जी तो वो आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से
एक एक क्वेश्चन करके है ना निकलते हैं, निकले हैं, और ये समझ लो कि इस टॉपिक में जो कल हम करेंगे इसमें से एक क्वेश्चंस आने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्लास में अगर एक क्वेश्चन हमारा श्योर हो जाता है, ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है कि हो सकता आएगा, तो फिर वो क्लास इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। तो कल मिलेंगे हम लोग, और कल हमारी पॉलिटी लास्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि बेटा हम आखिरी बार मिलेंगे पॉलिटी में, मतलब वैसे तो क्लासेस रहेंगी हमारी ज्योग्राफी की, लेकिन पॉलिटी में हम आखिरी बार मिलेंगे कल। यहां तक किसी को डाउट है तो बच्चे पूछिए, वरना मेरी तरफ से क्लास खत्म। जिनको जाना है जाइए, जिनको सवाल पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। सर आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 105। अशोक दीक्षित जी 105। सर मेरा पीए तो नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास कब शुरू हो रही है? क्लास तो खत्म होगी पूनम जी, आप शुरू की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको सबसे पहले सुबह उठ करके अपना शेड्यूल चेक करना चाहिए भाई। इसलिए तो वहां पर लिखा गया ना कि भाई शेड्यूल जो है वो कैसा है। वो पूनम जी आज के लिए तो मैं माफी भी चाहूंगा, दरअसल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती हो गई। जो क्लास 10 बजे होनी चाहिए थी उसको 11 बजे कर दिया गया। आज तो मैं माफी चाहूंगा, आज तो ऐसा हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन तो तब भी आनी चाहिए थी, बस हाँ नोटिफिकेशन नहीं आई उसके लिए माफी। टेबल दिखाता है पूनम कुमारी जी, दिखाता है, किसने कहा नहीं दिखाता? जब आप जाएंगे ना ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर यहाँ नीचे की तरफ, ये देखो ऐप खुल गया, तो देखो नीचे की तरफ 4 ऑप्शन है, होम, माई कोर्स, लाइव क्लास और डाउनलोड। जब आप लाइव क्लास पे जाएंगे ना तो आपका जो बैच है उसमें शेड्यूल शो करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक शेड्यूल शेयर कर रहा है, क्योंकि मेरा शेड्यूल क्या है, मतलब एज ए स्टूडेंट मेरा शेड्यूल क्या है, तो 11:10 पे मेरी क्लास होगी ओशनोलॉजी की। पंचायत राज सिस्टम ये देखो ये चल रहा है ना। तो कल मिल रहे हैं हम लोगों लास्ट पर पॉलिटी में। कोई नहीं, ये बात तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो चलो ठीक है क्रांतिकारियों, करो एंजॉय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।